कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर तेरा। कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं ये पूछ रहा हूं, मुसलमान को टाइट करके क्या लोगे भाई? और मुसलमान टाइट से आपका क्या फायदा है भाई? मुसलमान टाइट है या मुसलमान का इलाज हो रहा है, क्यों मुसलमान बीमार था क्या भाई? इस बात के साथ आपके वोट ले रहे हो। आपको समझना चाहिए, इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, इस देश की आजादी में, उस देश की तरक्की में, उस देश में फैली सामाजिक विषमताओं को दूर करने में किस किस का योगदान है। राजनीति के बारे में महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा और मैं समझू कि भाषण तो आप किसी भी विषय पे आजाद भारत में 2-4 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 इसकी इजाजत देता है। हमें भूलने की बड़ी आदत है, इसका खामियाजा हम लोगों को चुकाना पड़ता है। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है उसमें हम हमसे हमारे बड़े, उनसे बड़े लंबे समय तक सुविधाओं से, अवसर से वंचित रहे। इसके कारण जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके रूप से, उसकी ताकत से अज्ञान रखा जाए तो वो अपनी क्षमता खो बैठता है। कुछ ऐसा ही मैं अपने लोगों के विषय में समझता हूं कि लंबे समय से वो दूर रहे हैं तो अपनी क्षमता खो बैठे। आज के इस लीगल सेल के प्रोग्राम में अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के साथ अपनी चिंता जताई। जब उन्होंने संविधान सौंपा तो उन्होंने एक अपनी चिंता व्यक्त की, और वो चिंता ये थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं हो, उनकी नीयत अच्छी नहीं हो, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान उस मुल्क के लिए बुरा साबित हो। और अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी, तो अंततः संविधान कैसा भी हो अच्छा साबित होगा। बात है नीयत, बात है विचार की, बात है व्यवहार की। हालात ऐसी हैं कि जैसे एक मुर्गे को पकड़ते हैं तो बाकी लोग दाना खाते रहते हैं। हालात में हम भारत में हैं। जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जो सहता है वो चिल्लाता रहता है, बाकी लोग, उसके अपने परिवार के लोग तमाशा देखते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर बिल्किस का मामला है तो गुजरात का मामला है, महाराष्ट्र का मामला तो है नहीं। या हाथरस का मामला है तो यूपी का मामला है, महाराष्ट्र का मामला तो है नहीं। कोई घटना महाराष्ट्र में भी हो जाए तो उनको ढूंढने पे, क्योंकि तर्क बहुत है, तो याद आएगा कि तो मुंबई की घटना है, पुणे की तो नहीं। अगर पुणे में हो जाएगा तो उनको याद आ जाएगा कि भाई पुणे में हुई है, मेरे कस्बे में, मेरे नगर में तो नहीं हुई है, मेरे गांव में तो नहीं है। गांव में हो जाए तो उनको याद आ जाएगा कि भाई मेरी जाति में तो नहीं है, ये तो मुसलमानों में भी दूसरी जाति के, दलितों में भी दूसरी जाति के, तो पिछड़ों में भी दूसरी जाति के, तो मेरे परिवार का तो नहीं है। और उनमें भी हो जाए उनकी जाति में भी, तो फिर उनको याद आता है कि भाई मेरी बहन का मामला तो नहीं है, मेरे भाई का मामला तो नहीं है, मेरे दादा चाचा का मामला तो नहीं, मैं क्यों लड़ूं? तो भाई जिनको नहीं लड़ना होता, ये मैदान जंग है, न्योता तो किसी को भेजा नहीं जाएगा। जिनको दर्द महसूस होगा, जिनके अंदर लड़ने की हिम्मत है, क्षमता है, जो महसूस करते हैं कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी, वो तो लड़ेंगे। और उनकी संख्या भले ही कम, महाराष्ट्र में भी चाहे उनकी संख्या कम हो, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के साथियों का कि उन्होंने यहां अपने काम के जरिए, जो आज आजाद समाज पार्टी में भी साथी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम के जरिए मुझे यहां भी महाराष्ट्र में भी सम्मान दिलाया है। मैं इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर
यूपी के एक गांव से आने वाले एक नौजवान को यहां भी सम्मान मिलता है, तो इसका एकमात्र कारण है, और अगर हम लोग जुड़े हुए तो हम विचार की वजह से जुड़े हुए, जिन विचारों से आप प्रेरित हैं उनसे मैं भी प्रेरित हूं। कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा, बस हालात ऐसी। तो मैं जब अब सुन रहा था हमारे साथियों को, हमारा एक साथी बड़े भावुक थे अपनी बात को लेकर, डर होता है तो भावुकता भी होती है। और भी साथियों ने कहा, वकील साथी हमारे कह रहे थे कि भाई एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो वही मैंने कहा, चिंता थी कि कानून बनाया किसके लिए जा रहा है, इसका उपयोग, क्योंकि हर चीज का उपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं, और सरकारें जिनकी हैं वो उस कानून के जरिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है और करेंगे भी। अपराध करने में प्रोटेक्ट करके देखे कैसे, अपराध किसने किया उसके एवज में अंदर कोई और जाएगा, और अगर वहां से भी आपको मजबूरन आंदोलन हो गया, हाईलाइटेड हो गया, आपको जाना पड़ा जेल, तो कोर्ट में बैठे ब्राह्मणवादी जज आपको छूट कर देंगे। क्योंकि मेरे तो अनुभव है, मैं वकील भी हूं, यहाँ तो जाति और धर्म देख के जब वो फाइल सामने आती तभी फैसले हो जाते हैं कि इसमें न्याय क्या होगा। और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब देखा, मैं तो चैलेंज करके कहता हूं, हमारे संचालक भाई कह रहे थे अभी कि कोलोजियम सिस्टम पे भी भाई आपको मुद्दे में रखना चाहिए, तो मैं तो रोज उनको जो है मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से रोज जो आंसर बोले उनसे कहता रहता हूं कि जो कोलोजियम सिस्टम है आपका ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन भारतवासी जागरूक हो जाएंगे, भारत में रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग खड़े हो जाएंगे, संघर्ष को अपना जीवन से बना लेंगे, संघर्ष का आनंद लेंगे, उस दिन वो सारी व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं की वजह से इस देश के मूल निवासी, इस देश के कमजोर तबके के लोग, इस देश के रहने वाले लोग, जिनका खून इस मिट्टी में शामिल है, उनको सताना जो है, फिर जिन व्यवस्थाओं से सताया जा रहा है, वो सताने का काम बंद हो जाए। तो कोलोजियम सिस्टम हो या और बहुत सा सिस्टम जिसके जरिए बहुजन समाज के लोगों के रास्ते जो है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के रोके गए हैं, उन सब पे काम करने के लिए मैं अपनी बात के अंतिम में बता दूंगा कि उसके तरीके क्या हैं। रही बात अधिकारी कर्मचारी भी, तो वो सरकार के होते हैं भाई। हमारे वकील साथी डर जाहिर कर रहे थे कि वकीलों के मुकदमे होते हैं, तो भाई लड़ोगे तो कुछ तो मिलेगा, जिनके खिलाफ लड़ोगे उनसे मिलेगा। तो जिनकी सरकार है उनके पास ताकत है, ताकतवर लोग कुछ ना कुछ जो है आपको उपहार तो देंगे। मेरा ऐसा मानना है, अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि जो कीमत चुका सकते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, इंतजार ना करें कि उनकी बारी कब आए। वो मैंने सुना है ना, वो राहत इंदौरी साहब का शेर कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर तेरा। तो अगर आप मेरे कत्ल पे चुप हैं या अन्याय को सह रहे हैं, तो मैंने महापुरुषों से सुना, उन्होंने लिखा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आज इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क में सामाजिक गैर बराबरी है, उसका उदाहरण कि यहां जाति व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई वो इस तरह से बनाई कि जिस तरह से लोग टुकड़ों में बटे रहें और एकजुट ना। हमारे महापुरुषों ने इस बात को समझा, बाबा साहब ने तो बकायदा इस बात को समझते कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वर्ग बनाया। उन्होंने इस्लाम के मानने लोगों को जातियों में नहीं बांटा, उन्होंने एक वर्ग बनाया, माइनॉरिटी। और उसमें इस्लाम को मानने वाले, महावीर जैन को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले लोगों को इकट्ठा किया कि जिनकी संख्या कम है वो एकजुट रहें और एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़े अपने अधिकारों की। इस देश की पूरी शेड्यूल कास्ट को अनुसूचित जाति वर्ग बनाया। इस देश के पूरे बैकवर्ड को, जिनकी आबादी 52% बताई जाती है, जबकि अब तो 50-60 के करीब होगी, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया। लेकिन जाति व्यवस्था के आधार पर बटे गए लोग, उनको कभी वर्ग बने ही नहीं। और जब वर्ग नहीं बने, एकजुट नहीं हुए, तो लोकतंत्र में तो स्वरों की कीमत होती है। तलवारें भाल थोड़े चलते हैं भाई। पहले राजतंत्र था,
जब टीपू सुल्तान भी थे तब भी राजतंत्र था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब भी राजतंत्र था। तलवारों से युद्ध होते थे, जिनके अंदर बल होता था वो राज सत्ता ले लेते थे। लेकिन अब तो राज सत्ता लोकतंत्र में ऐसे अंगूठे से बटन दबाने में मिलती है, और ये बड़ा काम नहीं है। और बड़ा काम नहीं तो इसको सब लोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लोग लंबे समय से अपेक्षित रहे तो वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, फिर इसकी बात में दोबारा कर, गैर बराबरी आर्थिक भी है, और वो कैसे देखो, सामाजिक गैर बराबरी में आपसे बात रखी कि यहाँ जातिगत व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना है, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, अन्य समुदाय में शादी करने पे हत्या हो जाती है, मंदिर में जाने पे हत्या हो जाती है। फिर यहाँ कहा जाता है, मैं तो सुनता रहता हूं कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, लेकिन नीचे तो जोड़े नीचे वाले तय करते हैं कि कौन सी लड़की कौन सा लड़का किससे शादी करेगा। तो मैं तो फिर ये समझता हूं कि यहाँ तो सब कुछ नीचे वालों के हाथ में है। यहाँ अपनी गुलामी की बेड़ियों में पड़े रहना भी नीचे वालों के हाथ में, और अपनी गुलामी की बेड़ियां काटना नीचे वालों के हाथ में। अगर आप ये कहते रहेंगे बार बार कि ऊपर वाला करेगा, तो मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने पैदा तो कर दिया आपको और दिमाग भी दिया, 2 हाथ 2 आंख 2 कान 2 पैर, इतना बढ़िया दिमाग दिया है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ करके दिखाओ। नहीं करोगे तो फिर रोते रहो। तो भारत में जब संविधान बना तो उसके पीछे उद्देश्य थे कि सबके लिए समता, सबके लिए समानता, सबके लिए भाईचारा, सबके लिए समान अवसर, और जो सामाजिक ताना माना है उसमें कोई किसी के जाति धर्म को लेकर किसी का अपमान नहीं करेगा। फिर जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनमें लोगों की हिस्सेदारी होगी, जैसे जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें ट्राइबल लोगों को मिलेगा, या उसके अलावा क्योंकि भारत जब आजाद हुआ, आप नोटिस करो, क्या किसी संपत्ति में बंटवारा हुआ, क्या किसी बिजनेस में बंटवारा हुआ, क्या धन में बंटवारा हुआ, क्या नौकरियों में बंटवारा हुआ? किसी चीज में बंटवारा नहीं हुआ। जो उस समय भी अंग्रेजों के चाटुकार थे, तलवे चाट रहे थे, एजेंटगिरी कर रहे थे, उनके साथ लग के जो है कमजोर लोगों को मरवाने का काम कर रहे थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो तब भी ताकतवर थे और सत्ता हस्तांतरित होने के बाद भी ताकतवर रहे। कुछ हमारे जो महापुरुष हैं वो एक लाइन से साथ थे इस बात पे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर हमें अधिकार तो चाहिए, लेकिन हम अब प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। तो वो अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ने तो कभी हमें अधिकार दिए नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र आपके लिए आया कि कमजोर व्यक्ति भी वोट के जरिए अपने आप को ताकतवर बना सकता। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि यहाँ 40 किलो का एक व्यक्ति जिसका वजन 40 किलो है, अगर लोकतंत्र में वो विधायक एमपी है या उनकी सरकार है, तो वो 400 लोगों को प्रभावित कर सकता है। और 400 नहीं, वो 4 लाख लोगों को, 40 लाख लोगों को, 4 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकता है। मुट्ठी भर का एक जो चीफ मिनिस्टर आपके यहां से बनता है वोट के जरिए, वो उनके जो कैबिनेट 20 लोग मिलकर जो कानून बना देते हैं उसको आपको मानना पड़ता है। ये है लोकतंत्र की ताकत। और हम इस देश में बहुजन समाज के लोग 85% होने के बाद भी आज भी जो है दूसरों से भरोसा करते रहते हैं कि वो हमारी जिंदगी बदले। भारत को आजाद हुए साथियों 75 साल हो चुके हैं, और भारत में लोकतंत्र आए 72 साल हो चुके हैं। 72 साल में तो आपकी पीड़ा किसी ने सुनी नहीं, 72 साल में तो आपकी चिट्ठी किसी को सुनाई नहीं थी। 72 साल में अब तो सामाजिक हैसियत देख चेक कर लीजिए, यहाँ की सरकार भी है वर्तमान की, पिछली भी थी, उससे पिछली भी होगी। आप बताओ आपके बुनियादी मुद्दे कितने होते हैं उनके एजेंडों में इस देश के। और मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के तो अम्बेडकरवादियों को सोचना चाहिए और उस पर शर्म भी करनी चाहिए। क्या उनके बच्चों की तरक्की का, उनकी तरक्की का एक एजेंडा सरकार के पास है? वोट तो उनकी है यहाँ इस प्रदेश में। इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध भाइयों को सोचना चाहिए, क्या सरकार के एजेंडे में उनका एक प्रस्ताव आता है क्या? अभी भाई मुझसे कह रहा था, यहाँ अभी बात करते हैं कि भाई हमारे लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देश सबका, प्रदेश भी सबका है, टैक्स भी सब देते हैं। मैंने आज ही कहा अपने साथियों से मीडिया के सामने भी कि देखिए भारत में आर्थिक गैर बराबरी का एक अच्छा उदाहरण ये है कि टैक्स तो हर व्यक्ति से लिया जाता है, किसी जाति मजहब का हो।
हर चीज पे टैक्स है। माचिस की डिब्बी लोगे, जुराब लोगे, पान का पैकेट लोगे, सब चीजों पे टैक्स है। लेकिन अगर सरकार से पूछे कि न्यूनतम आय उस व्यक्ति को जब तक वो रोजगार नहीं कर रहा है तो क्या सरकार दे रही है, तो सरकार चुप हो जाती है। एक सबसे बड़ा झूठ यह है कि रोटी कपड़ा मकान की सरकार अनाज दे रही है, सरकार बिजली दे रही है, सरकार पानी दे रही है। ये सब जो है प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही संविधान में अधिकार आपको मिले हुए हैं। क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, इसका फायदा वो लोग उठाते हैं। भाई जो जिस प्रदेश का निवासी है उस प्रदेश की जिम्मेदारी का, उस प्रदेश की उस व्यक्ति की जिम्मेदारी, अंतिम व्यक्ति की जिम्मेदारी का काम भी सरकार का है। अगर कोई किसी प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भूखा है, उसको रोटी देने का काम किसका है? सरकार, जिसको टैक्स देती, जिसको उसका समाज, उस प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति टैक्स देता। आप अगर फिर भी गैर बराबरी देखिए कि गरीब लोग एक टाइम की रोटी खा के सो रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और अमीर लोग के यहाँ हजारों प्लेट भोजन जो है वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये गैर बराबरी, इस गैर बराबरी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सच कहा मेरे भाई ने कि ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने दे रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र कई हैं, क्योंकि उनमें कमजोर वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनके बच्चे पढ़ लिख के कामयाब ना हो जाए, सवाल ना करे सरकार से, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। सबसे बड़ा, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को आज हम याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनकी जाति की वजह से या उनकी काबिलियत की वजह से? बताइए। उनकी काबिलियत की जाति में तो इतने सारे लोग पैदा हुए और पढ़े लिखे भी हुए हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए जिए, देश के लिए जिए, देश के लिए काम किया, अपने शरीर की परवाह न करते 22 घंटे जाके भारत का संविधान लिखा। लिखित है भारत का संविधान, कोई प्रिंटिंग नहीं है, लिखित। 2 साल 11 महीने 18 दिन में आपकी और मेरी किस्मत का फैसला। आजाद तो 1947 में हुए, लेकिन हमें समान अवसर मिले जब इस देश में संविधान आया, और जब इस देश में संविधान आया तब इस देश की महिलाओं को, इस देश के वंचित तबके को सम्मान का जीवन जीने का जो अवसर मिला। आज जो हमारी बहनें डॉक्टर इंजीनियर बनती है, IAS IPS बनती है, या सरपंच भी बनती है, या MLA MP बनती है, वो भारतीय संविधान की देन है। तो हम अपनी समस्याओं में जो बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारों से उम्मीद करती हैं, और सरकार हमें बहला फुसला के कुछ पैसे, कुछ लाभ, इस तरह की बातें करके हमारे वोट को अपने पाले में लाकर वो सरकार बना के वो अपनी तरक्की के लिए काम करते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको अधिकारों से वंचित किए रखा वो आपको अधिकार देंगे, ये बस हमारी मात्र गलतफहमी। जिस दिन हम इस गलतफहमी को समझ गए और समझ के हमने अपनी गलतफहमी दूर की, तो मुझे लगता है कि उस दिन इस देश में हालात बदले। आज तो जो SCP का पैसा होता है, शेड्यूल कास्ट के अम्बेडकरवादी लोग बैठे हुए, वो सारा पैसा सरकार किसी और मद में लगा देती। पढ़े लिखे वकील लोग बैठे, पूछता नहीं कोई किसी से कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा था आपके लिए आया था वो खर्च हुआ नहीं हुआ। आप पूछते नहीं, बताते नहीं, बस इतना ही तो है। तो मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को आप नहीं समझ रहे हैं। लोकतंत्र को अगर आप अपनी वोट की वैल्यू को समझ लोगे कि वोट से क्या होता है, वोट किस काम के लिए, और वोट कैसे मिली। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे जागरूक लोग, ये भी नहीं पता कि क्या वास्तविकता में पहले 18 साल के लोगों के लिए वोट थी, ऐसे ज्यादा एज के लिए वोट का प्रावधान था। क्योंकि जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी मिलेगी किताबों से, किताबें पढ़ते नहीं। मैं तो अपने नेताओं को भी कहूंगा कि अगर आप वास्तविकता में कुछ करना चाहते हैं तो महापुरुषों को पढ़ने का तो काम कीजिए। अगर सच्ची तमन्ना से काम करना चाहते हैं तो अपने सच्ची तमन्ना से काम करने वाले महापुरुषों का त्याग बलिदान पढ़िए तो सही। बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने से क्या होगा, रटी रटाई बातें करने से क्या होगा? जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, उनके जीवन को देखेंगे नहीं, उनके आदर्शों को अपनाएंगे नहीं, तो उन पर उस रास्ते में चल कैसे लेंगे? वोट बहुत बेशकीमती चीज है, तय करती है एक बार की वोट कि 5 साल आप प्रदेश में कैसे रहेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको अवसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अगले 5 साल कैसा होगा, आपको पढ़ाई करने का अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, महंगाई से छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी नहीं होगी, भाईचारे का काम होगा नहीं होगा। ये तमाम तरह की चीजें जो है सरकार तय करती है। और सबसे बड़ी बात, झूठ
जो हमारे मन में भर दिया है कि पैसे वाले लोग ही राज करते हैं, पैसे वाले लोग ही राजनीति करते हैं। भाई ये बताओ, जितने लोग बैठे, मेरी बात को गलत साबित करो, क्या वोट देने में पैसे लगते हैं? नहीं, ऐसे मरी भेड़ों की तरह मत बताओ। मुंह है तुम्हें दिया है कुदरत ने, बोलना सीखो, बोलना सीखो। ऐसे मत बनो कि तुम्हारी आवाज नहीं निकलती तो उनको लगता है कि अभी ये तड़फे नहीं है, इसलिए और तड़फाते हैं तुम्हें। क्या वोट देने में पैसे लगते हैं? तो जब वोट देने में पैसे नहीं लगते तो भाई फिर राजनीति करने में पैसे क्या जरूरत है बताओ? ऐसे बटन तो जमाना होता है ना, इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है? एक माचिस की डब्बी खरीदो के पैसे देने पड़ते हैं ना, देने पड़ते हैं। मगर क्या वोट देने के लिए कुछ चुकाना पड़ता है क्या? वोट आपका अपना स्वतंत्र अधिकार है और उसको दिलाने के लिए, क्योंकि जब वोट का अधिकार दिया जा रहा था तो कहा गया कि मिलना चाहिए उनको जो लगान देते हैं, मिलना चाहिए उनको जो पढ़े लिखे हैं, मिलना चाहिए उनको जो धन्ना सेठ हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर समझते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, और दुनिया में जो है उनका पढ़ाई लिखा में आज भी मकाम है, वो समझते थे कि इन लोगों की समस्या कैसे दूर होगी। समस्या दूर तब होगी जब ये अपनी वोट को संगठित करके अपना व्यक्ति जो इनके दुख सुख को समझता है और इनमें से एक हो, उसको मौका देंगे, तब इनकी समस्या दूर होंगी। और ये बैठ के तय करेंगे कि हमें अपनी समस्या कैसे दूर करनी। और उसके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी को भी खो दिया। तो महापुरुष तो अपना काम करके चले गए, लोकतंत्र देखते गए, वोट देके आप तय करते, लेकिन आप वोट देते दुश्मन को, फिर कहते हैं कि साहब हमारा भला नहीं हो रहा। भाई दुश्मन आपका भला थोड़ा करेगा, इतने तो मूर्ख मत बनो यार। जो आपका भला नहीं चाहते उसको वोट दोगे, वो आपका भला कैसे, क्या आपका उनका दिल पिस जाएगा? जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पशु के नाम पे हत्या करते हैं, जो आपके इस बात पे घुसे, मुझे कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन सच है, और सच कहने में चंचल कोई परहेज नहीं करते, जो इस बात पे घुसे कि मुसलमान टाइट है, बताओ कि मुसलमान टाइट है सरकार में, बस इस बात पे घुस होकर वोट दे रहे हैं विरोधियों को, और फिर कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान को टाइट करके क्या लोगे भाई? और मुसलमान टाइट से आपका क्या फायदा है भाई? मुसलमान टाइट है या मुसलमान का इलाज हो रहा है, क्यों मुसलमान बीमार था क्या भाई? इस बात के साथ आपकी वोट ले रहे हो, आपको समझना चाहिए, इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए कि इस देश की आजादी में और देश की तरक्की में और देश में फैली सामाजिक विषमताओं को दूर करने में किस किस का योगदान। अगर आपको पढ़ना हो हजरत टीपू सुल्तान को, मैंने जब पोस्ट की, तमाम बीजेपी आरएसएस के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मुझे लिख लिख के गालियां दी। आज भी आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक करके देखना, 1000 से ज्यादा कमेंट करके खूब गालियां दी। मैं भी बड़ा खुश होता रहा, चलो मैंने, ये लोग हमें काम देते रहे, मैंने इनको कुछ काम दे दिया बेचारों को। क्योंकि बेरोजगार तो वो भी है, उनकी सरकार उनको ही कौन सा रोजगार दे रही है? वो तो अडानी अंबानी को बेच रही है जो कुछ। कुछ दिनों में सारा सरकार सिस्टम खत्म हो जाएगा। पुलिस में हमारे लोग हैं, बताओ, कल पुलिस भी प्राइवेट कर देंगे, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट पे प्राइवेट कर्मी रख देंगे, कल पुलिस भी प्राइवेट कर दो, करोगे क्या भाई आप लोग? और वही क्या करेंगे पुलिस वाले? तो मैं तो चीजों को देख रहा हूं और आपको इस बात का एहसास करा रहा हूं, समझो कि हालात क्या है। उनको इस बात का दुख था कि मैं टीपू सुल्तान जी के बारे में क्यों ट्वीट कर रहा हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये सताए गए लोग एकजुट हो गए तो नैतिक ईमानदारी बंद हो जाएगी इस देश में, इसलिए वो इस विषमताओं को फैलाने का काम करते हैं। और अगर आपको जानना हो तो आप नागेली के बारे में पढ़ लेना, आप केरल तमिलनाडु का इतिहास पढ़ लेना, कर्नाटक का इतिहास पढ़ लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि टीपू सुल्तान ने क्या किया। अगर आपको जानना हो छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या किया, तो आप उनका इतिहास पढ़ लेना। तस्वीरों से मोहब्बत छोड़ दो, उनके आदर्शों को अपनाने का काम करो, तो हमारी जिंदगी में बदलाव हो जाए। वरना मैं अपनी जो शंका जाहिर कर रहा हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के साथ थी चिंता, मुझे नहीं लगता कि भारत में 2024 के बाद इलेक्शन होंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिस्पेक्टफुली बात कह रहा हूं, और जिम्मेदार हूं मैं, कोई हवाबाई बात नहीं कर रहा। करोड़ों लोगों का संगठन चलाता हूं भारत के अंदर, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं अपने लोगों को कि मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थायी रहेगा और इन परिस्थितियों में रहेगा। ये सब चुनाव होंगे,
क्योंकि आप गूंगे बहरे बने बैठे हो, सरकार जो है यही चाहती है। जब चुनाव नहीं होगा तो आपकी बस्ती में कोई पैर रखने आएगा, गलतफहमी में हो। और जब चुनाव है, वोट की ताकत है, तब आपके मुद्दे नहीं है, तो तब आपका जीवन जानवरों से ज्यादा बेहतर कुछ होगा क्या? आप महसूस करो, सड़क पर जानवर मर जाता है, एक किस्म एक जाति का पशु अगर सड़क पर मर जाता है, उसके लिए जो है कत्लेआम हो जाते हैं, इंसान मरे पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं। इंसान अभी मोरबी में कितने लोग मरे गुजरात में, आपने देखा? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इतने बड़े हृदय के हैं, 56 इंच का सीना वाले प्राइम मिनिस्टर, एक शब्द नहीं बोल पाए, पूरे दिन इवेंट करते रहे, पूरे दिन इवेंट। और चुनाव आयोग साथ कर गया, सरकारी एजेंसियां दोनों चुनाव एक साथ थे, गुजरात और हिमाचल का। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को बड़ा इवेंट करना है, तो पहले हिमाचल का तय कर दिया, हिमाचल खूब दौड़ा कराया प्राइम मिनिस्टर का, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर इधर से फ्री हो गए तो इधर का गुजरात वाला अनाउंस करवा दिया। और वो भी कब अनाउंस करा कि 2 दिन प्राइम मिनिस्टर जाके खूब कराए, इवेंट ट्रेन चला दी, ये चला दिया, वो चला दिया करके, फिर मोरबी वालों के पास चले गए। उसके बाद अगले 1 दिन बाद चुनाव अनाउंस हो गया। और देखो, एक IAS रिटायर हो जाता है, सरकार रिटायर कर रही है कि आप ये पूरी उसको चुनाव आयुक्त बना देते हैं। अभी हमारे साथी के अरुण मिश्रा साहब को ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना दिया, जिन्होंने जहां उस पर फैसला दिया अयोध्या पे, उनको MP बना दिया। ये बताओ, ये सब कर किसकी ताकत पर है? बस आखिरी सवाल है आपसे, अगर वो सत्ता में ना हो, कर सकते हैं ऐसा? नियुक्त करे, लेकिन उन्होंने बना के ये सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम आपके हाथ पैर बांध दिए कि आप जज नहीं बन सकते हो। 250 परिवार है, उसका बेटा जज, उसका दामाद जज, उसकी पत्नी जज, उसकी बेटी जज, उसका रिश्तेदार, चाचा भतीजे जज। कई परिवार तो ऐसे हैं कि जिसका बाप भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ले लिया, वो भी चीफ जस्टिस बन गया। वहां से आपको न्याय मिलेगा? वो तो उनकी ऐसी इतना मजबूत किला है कि जिस नेता को चाहे उस नेता को सजा करा देते। और अब तो कानून उन्होंने बना लिया हिसाब से कि 2 साल 3 साल की सजा हो जाए तो सदस्यता चली जाएगी। हमारे यहाँ एक नेता है आजम खान साहब, और मैं परसों जाऊंगा उनके चुनाव में, मेरी उनकी बात हुई। एक विधानसभा उपचुनाव में उनकी सीट से उनका पद रिक्त हो गया है, क्योंकि उनको एक मामले में सजा कर दी। पहले उनको गलती क्या है उनकी, यूनिवर्सिटी बना दिया। पहले तो मुसलमान ऊपर से यूनिवर्सिटी बना दी है, और यूनिवर्सिटी में फीस कम कर दी कि तालीम मिल जाए मुसलमानों को या और वंचित वर्ग के तबकों को। भाई ये गुनाह कर दिया तो रोज पहले जेल में रहे, बकरी चोरी का मुकदमा, फलानी चोरी का मुकदमा लगता रहा। अब जेल से बाहर सुप्रीम कोर्ट के जरिए चले आए, तो एक उपचुनाव हुआ, उनकी लोकसभा सीट खाली हुई, तो उस पर जब चुनाव हुआ तो पूरी फोर्स लगा दी, वो तड़पते रहे, कोई कहने वाला नहीं था। फिर उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता छिनवा दी कोर्ट के जरिए कि मैं इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। जज साहब ने कहा दिया खत्म। अब उनके यहाँ चुनाव, परसों मेरी बात हुई, मुझसे कहने के साहब, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकता, हालात बड़े खराब है यहाँ। और मुझे जब मैंने कल टीम की जानकारी लगा के भेजी तो कह रहे 20,000 का फोर्स लगाया हुआ एक विधानसभा उपचुनाव। किस लिए? कि आपके मोहल्लों से लोग वोट डालने ना जाए। तो मैंने कहा कि मैं बताओ क्या मदद करूं? तो उन्होंने कहा आपके पास समय तो आप आ जाओ। इसलिए मैंने यहाँ 29 का जो प्रोग्राम था अपने साथियों का, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसको अध्यक्ष इसको आप कैंसिल कर दो किसी तरह से, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग बनना चाहते हैं, मैं बनाना चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश का संविधान बचा रहे। क्योंकि मैंने उनसे कहा भाई मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो, जितनी हिम्मत मेरी होगी मैं पूरे दिन, अगले दिन भी हिम्मत लगा के आपके साथ काम करूंगा। सरकार ज्यादा क्या करेगी? मेरे पास इतने मुकदमे चले, मुझे सजा करा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इन लोगों को तय करना है कि मुझे अंदर रह के ज्यादा काम कर सकता हूँ या बाहर रह के, ये तो इनको तय करना है मेरे लोग। मैं आपसे भी कह रहा हूं, वो सत्ता के दम पे हमें नोच रहे हैं, हम सत्ता में आके अपने लोगों को समान अवसर और सम्मान का जीवन दे सकते हैं। बस फर्क ये है कि हमें गुलामी बंद करनी पड़ेगी। और महाराष्ट्र तो क्रांति की धरती है, अगर इस धरती पे भी लोग गुलामी करते हैं तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इतना ही ऐसा ही शरीर मेरा, ऐसा ही आपका, इतनी हिम्मत आपके पास, इतनी मेरे पास है। बस अगर हम मिलके कुछ करके दिखाएं, संगठन बनाएं और लोगों को जोड़ें और विश्वास पैदा करें। आप 72 साल से वोट क्यों दे रहे हो क्या बताओ?
आपने तमाम सरकारें बनाई या नहीं बनाई? अगर आप उनके काम से खुश हो तो मत मेरे साथ जुड़ो, मत को ताकत दो आजाद समाज पार्टी को। अगर आप अपने मजहब जाति के हिसाब से नेता तय करना चाहते हो तो दो मेरा साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई मिलके जिस एकता की बात आप करते हो कि होनी चाहिए बहुजन समाज में एकता, उसकी बात आप करते हो, तो क्या तो आप आगे खड़े हो जाओ कि हम आगे बढ़ाएंगे, आप पीछे खड़े हो जाओ, या फिर आके मेरा साथ दो। फिर देखो, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का ओरिजिनल खून हूं। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी आरएसएस का बैन हटा नहीं, याद रखना मेरी बात को, आरएसएस बैन रही क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति तो समझते थे कि ये देश के लिए कितनी घातक है। उनके जाने के बाद उनका बैन खत्म हुआ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि देश को बांटने वाली शक्तियां कमजोर हों, तो फिर कुछ लोगों को तो आपको ताकत देनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो यहां जो लोग हमारे पार्टी के काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं उन सबसे अपील कर रहा हूं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम ये युद्ध, सम्मान का युद्ध, इसमें न्योता नहीं भेजा जाएगा। जिसका मन करे वो आके लड़े, और बाकी आप नहीं भी साथ दोगे तो हमें तो लड़ना आता ही। हम तो लड़ने के लिए ही जो है घर से निकले हैं कि कोई साथ ना दे तेरा, कोई साथ ना दे तेरा, चलना तुझे आता है, हर आग से वाकिफ है, जलना तुझे आता है। तो मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जिया हूं और आजाद ही मरूंगा। सीखी नहीं है, कोशिश रहेगी जो मेरे भाई हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं से कहूंगा इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपनी शाखाओं लगा के काम वहां जाके लोगों को नहीं समझाओगे, तब तक आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बार बढ़ गया तो फिर मैं गारंटी देता हूं पीछे नहीं हटेगा, कोई कितना जोर लगा ले। मेरा ये भी मानना है कि जब ईमानदार से काम होगा और लोगों का विश्वास आप जीत लोगे, तो आपकी मेहनत के आगे सब फेल हो जाएंगे, नन्ना सेठ भी फेल हो जाएंगे। एक ही बात है कि काम करना। अच्छा, जिनको आज जिनकी तस्वीरें लगाई हैं, इनमें से एक देखो छोड़ के आपने देखे भी नहीं, तो इनको क्यों याद कर रहे हैं? क्यों अपनी स्पीच से पहले इनका जिक्र कर रहे हैं? क्यों इनको सजदा पेश कर रहे हैं? क्यों सलाम कर रहे हैं? उसका कारण समझते हो? क्योंकि ये अपने लिए लीजिए, अपने लिए तो हर कोई जी सकता है, लेकिन अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों के लिए जीने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि उसके लिए अपनी बहुत सारी खबरें निछावर करनी पड़ती है। मुझे भरोसा है कि आप इस लड़ाई को समझोगे। लड़ाई क्या है? लड़ाई खुद को बनाने की नहीं है, ना ही लड़ाई खुद को बहुत सामने प्रेजेंट करने। लड़ाई है खुद को मिटा के अपने मुल्क, अपने लोगों को सम्मान और अधिकारों का जीवन देने। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।